Good afternoon, friends. Welcome back to the Cardiology Dialogues. तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हार्ट फेलियर क्या चीज़ है और उसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम बेसिकली आपको पहचानने होंगे कि भाई आपकी सांस फूलेगी पहले चलने में, फिर उसके बाद बैठे बैठे, और फिर लेटे लेटे भी आपको तकलीफ़ होगी, उठ के बैठना पड़ेगा रात बेरात। सांस फूलने के अलावा जब जिगर में सूजन आएगी तो आपको यहाँ जिगर के हिस्से में दर्द होगा, पेट में पानी आ गया तो फिर पेट फूलेगा, और फिर पैरों पर सूजन आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम लोग पिटिंग एडिमा कहते हैं कि जब आपने दबाया तो वहाँ पे गड्ढा पड़ा। तो जब इस तरह के आपको सिम्टम महसूस हों और आपकी ये प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, जो वो फिर कुछ आपको फिज़िकली एग्जामिन करेंगे और फिर आपको कुछ टेस्ट भी बताएंगे। तो क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं हार्ट फेलियर में? जनरली आपको अपनी तरफ से नहीं करना है, आपको जो डॉक्टर साहब बताएं वही टेस्ट कराने होते हैं। तो सबसे पहले तो वो एग्जामिन करेंगे, आपको देखेंगे आपकी गर्दन वाली नस अगर फूली है तो वो देखेंगे, अगर आपका लिवर बढ़ा हुआ है तो उसको जब वो पैल्पेट करेंगे तो आपका दर्द भी होगा और वो फील कर लेंगे कि बढ़ा है। पेट में पानी है तो वो परकस करके देखेंगे कि हाँ भाई पानी है, और फिर पैरों पे या जो उसके ऊपर हाथ पैर में भी कभी कभी आ जाती सूजन, मुंह पे भी आ जाती, पहले बेसिकली डिपेंडेंट पार्ट पे आती है तो पैरों में ज़्यादा आती है, तो आप उसको दबाएंगे तो गड्ढा पड़ेगा, जिसको हम लोग पिटिंग एडिमा कहते हैं। उसके बाद फिर वो आले से आपके लंग्स को सुनेंगे जहाँ कड़कड़ होगी, फिर आपके दिल को सुनेंगे जहाँ पे कुछ साउंड्स बदले हुए मिलेंगे आले से, कुछ मरमर होंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे और देखेंगे, और फिर वो टेस्ट जो बताएंगे उसमें सबसे पहला टेस्ट तो एक कार्डियोग्राम होगा, जो कि हर एक हार्ट के मरीज़ में कर दिया जाता है। फिर एक सीने का एक्सरे किया जाएगा जिसमें हार्ट का साइज़ देखा जाएगा कि हार्ट फैला हुआ कितना है, नॉर्मल साइज़ का है या बढ़ा हुआ है। जनरली फिर हार्ट फेलियर में साइज़ हार्ट का बढ़ जाता है। सीटी रेशियो हम लोग कहते हैं कि जो हार्ट का साइज़ हम लोग कंपेयर करते हैं लंग के डायमीटर से, और वो जनरली 50% हार्ट जो है वो उस डायमीटर का होता है, लंग के डायमीटर का, तो सीटी रेशियो कहलाता है। 50% से ऊपर होता है तो फिर हम कहते हैं हार्ट एनलार्ज्ड है। फिर एक्सरे के अलावा सबसे कॉमन टेस्ट जो हम लोग करवाते हैं वो ईको कराते हैं। अब एको के लिए ये बात ज़रूरी है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एको में अगर हमारे हार्ट के फंक्शन ठीक हैं तो हमें हार्ट फेलियर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट फेलियर का मतलब वो साइंस और सिम्टम्स जो मैंने आपको कई बार बताए हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन का हार्ट फेलियर से सिर्फ ताल्लुक़ ये होता है कि हार्ट फेलियर 3 तरह का मानता है। आजकल हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर 3 तरह के होते हैं। एक जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है हार्ट की वो कम होती है, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन। ना इजेक्शन फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ ब्लड जो हार्ट जो जिसमें मान लीजिए 100 ml हार्ट में आया तो वो कितना निकालेगा। 100 का 100 नहीं फेंक देगा, वो करीब 60-65% को इजेक्ट करता है। तो क्या परसेंटेज ऑफ ब्लड जो है वो इजेक्ट कर रहा है हार्ट, उसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। और ये वैल्यू मैंने बताई कि 60-65% होती है, बट 50% से अगर ऊपर है तो उसको हम लोग नॉर्मल की तरफ कहते हैं कि जा रहा है। अब ये 40% से नीचे है तो कम है, और ये 40 और 50 के बीच में है तो मिड रेंज। तो इसको कहा जाता है कि हार्ट फेलियर विद नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 60 से ऊपर है, यानी 50 के ऊपर एक वैल्यू ली जाती है, तो हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन तो मेंटेन्ड है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर तो मेंटेन्ड है, लेकिन हार्ट फेलियर के सिम्टम आ रहे हैं। और उसकी वजह ये होती है कि चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे हार्ट अटैक वाला मर्ज हो, जैसे बढ़ती उम्र हो, तो हार्ट जो है वो उतना चपल नहीं रह जाता, वो स्टिफ हो जाता है। मैंने पहले लेक्चरों में भी आपको बताया है वो एग्जांपल दे के गुब्बारे का और पीतल के लोटे का। तो वो कॉन्ट्रैक्शन पावर तो मेंटेन्ड है, लेकिन उसमें फीलिंग नहीं होती है ठीक से। जब आप चलते हैं तो फिर हार्ट में खून एक्स्ट्रा आता है, लेकिन वो चूँकि स्टिफ होता है तो वो उसको ले नहीं पाता, और सब वो छलक के लंग्स में चला जाता है और आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। फिर जिगर में सूजन आती है, पेट में पानी आता है।
और पैरों में भी इकट्ठा होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग आज से 10 साल पहले सोचते थे भाई इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है तो ये सांस का फूलना हार्ट की वजह से नहीं होता। अब हम लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हार्ट फेलियर हो सकता है और उसके साथ साथ इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल भी हो सकता है, यानी 50% से ऊपर भी हो सकता है। तो ये काफ़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में ये मिलता है। अगर हार्ट फेलियर के 100 मरीज़ देखें तो ऑलमोस्ट 50% जो पेशेंट्स हैं वो हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन पावर नॉर्मल की तरफ होती है। फिर 50% ऐसे होते हैं कि जिसमें कि इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस्ड है। इसकी हम लोग समझते थे कि रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये हार्ट फेलियर गड़बड़ वाला है और प्रिजर्व्ड वाला तो भाई चलो ठीक है, सिम्टम है लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन उतना ही ख़तरनाक है, उतना ही तकलीफ़देह है, उतना ही उसमें रिस्क है जितना कि हार्ट फेलियर जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन आप 40 से कम देखते हैं। फिर एक होता है मिड रेंज यानी 40% से 50% के बीच में इजेक्शन फ्रैक्शन, वो भी गड़बड़ है। लेकिन जैसे जैसे आप 50% की तरफ बढ़ेंगे आपका प्रोग्नोसिस हो सकता है कि वो इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका 45 के आसपास हो उससे बेहतर हो, लेकिन मोर और लेस ये सब चीज़ें बराबर की ही होती हैं। अब आपने इजेक्शन फ्रैक्शन 40 का था, उसको आपने ट्रीट कर दिया, तो ट्रीट करने के बाद वो 40 से बढ़ के अब 45 हो गया या 50 हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर विद रिकवर्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन रिकवर हो गया। तो बहुत से हैं टर्म्स हैं, लेकिन अब इतना सब आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इजेक्शन फ्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है कि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है। पहले क्या होता था, 10 साल पहले हम लोग कहते थे हार्ट फेलियर को देखना है तो इजेक्शन फ्रैक्शन देखो, इजेक्शन फ्रैक्शन अगर नॉर्मल है तो भैया घर जाओ, तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तुम लंग वाले को दिखाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वी शुड बी अवेयर कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो हार्ट फेलियर का मतलब सिर्फ ये है कि आपके सिम्टम और साइन है। अब वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, ज़्यादा है, बीच का है, ये फिर फर्दर उसका ब्रेकअप है। ट्रीटमेंट मोर और लेस जो है सब में एक सा होता है। हार्ट फेलियर प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा दवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इलाज नहीं है। अब इलाज ढूंढे जा रहे हैं बहुत सी नई नई दवाएं आई हैं जो देखा गया है कि भाई उसमें भी तो रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का तो बहुत सेट ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है ट्रीटमेंट में। अच्छा, ये सब चीज़ें तो डॉक्टर साहब के उसमें आ गई। अब इजेक्शन फ्रैक्शन देख लिया, फिर ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट आपको सारे कराने पड़ेंगे, पूरी ब्लड पिक्चर आपकी देखी जाएगी, किडनी फंक्शंस देखे जाएंगे, लिवर फंक्शन देखे जाएंगे, आपके थायराइड के फंक्शंस देखे जाएंगे, लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल देखा जाएगा, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो पूरा एक एक लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट का जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो किए जाएंगे ताकि ट्रीटमेंट में उसको हम लोग की हेल्प मिले। क्योंकि देखिए हार्ट फेलियर में किडनी फंक्शंस ख़राब होते हैं, हार्ट फेलियर में लिवर फंक्शंस ख़राब होते हैं, थायराइड अगर साथ में गड़बड़ है तो एक और मुसीबत है, खून की कमी है, आयरन की कमी है आपके बदन में तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ हैं तो उसकी, तो वो सब चीज़ें आपको करेक्ट करनी है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब ट्रीटमेंट में आज नहीं डिस्कस करूँगा, सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगा कि जो आपको करनी है अपने आप। दवा छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिगेशंस आपके हो गए, वो फिर और फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको क्या करना है। हार्ट फेलियर में आपको पानी कम पीना है, यानी पानी के अलावा जो भी पीने वाली तरल पदार्थ हैं, यानी दूध है, चाय है, कॉफ़ी है, पानी है, तो ये 1 से 1.5 लीटर के बीच में जाड़ों में और 1.5 से 2 लीटर के बीच में गर्मियों में आपको रखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही आपके हार्ट पे लोड आएगा, उतनी ज़्यादा सूजन बढ़ेगी। तो बहुत से लोग ट्रीटमेंट का ये हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपको रात में सोते सोते नींद खुल जाती है, आपकी सांस फूलती है, तब आप क्या करें? तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप बिस्तर अपना ऊंचा कर लीजिए, सिरहाना ऊंचा करके सोइए। तकिए से नहीं, आपको पाए के नीचे 1 या 2 ईंटें लगाने हैं ताकि आपका पूरा पलंग ऊपर हो जाए, सिरहाना और पैदाना नीचे हो जाए, यानी हार्ट के ऊपर से लोड हट जाए, सिर ऊपर पैर नीचे,
हार्ट से लोड हट जाए। थोड़ी बहुत सूजन पैरों में इससे बढ़ सकती है, लेकिन सांस का फूलना आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर पेशाब कराने वाली जो गोलियां दवाएं दी जाती हैं उसको बहुत रिलीजियसली लीजिए। वो जनरली हम लोग दोपहर में या शाम को कहते हैं, ताकि पेशाब हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा पानी दिन भर में आपने एक्यूमुलेट किया है वो पेशाब के ज़रिए से शाम को निकल जाए। और जब पानी हम निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो फिर पानी आपको कम पीना पड़ेगा शाम को। तो हम लोग कहते हैं कि भाई शाम को 7-8 बजे के बाद पानी आप जहाँ तक हो सके न पीजिए। प्यास लगी तो अपने 1 चम्मच 2 चम्मच थोड़ा सा सिप कर लिया, ताकि आपकी ज़बान और आपका हलक जो है न सूखे। लेकिन ये नहीं कि आपने उठे और 1 गिलास पानी पी लिया। तो रात में जनरली हम लोग कहते हैं पानी कम पीजिए। अब आखिरी चीज़ ये है कि आपको बेड रेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपको हार्ट फेलियर है तो बिस्तर पे आप लेटे पड़े रहें। एक्टिविटी की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। दौड़ नहीं लगानी है सुबह उठ के, लेकिन आपको एक नॉर्मल वॉकिंग करना चाहिए ताकि आपकी मसल्स टोन्ड अप रहें। देखिए, जब हमारी एक्सरसाइज टॉलरेंस होती है, जब हम कहते हैं कि हमारी सांस फूल रही है चलने में, तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो हार्ट है ही है, लेकिन जो मसल्स हैं, जो पावर आपकी जो लोअर लिम्स में है, या तो लोअर लिम्ब की मसल्स को भी एक्टिव रखना है, क्योंकि उसमें भी एक जो एलिमेंट होता है फटीग का आना, जो थकान लगती है आपको, जो चलने में आपको परेशानी होती है, वो काफ़ी कुछ दफ़े आपकी इस वजह से होती है कि आपकी पैर की मसल्स जो हैं वो एक्टिव नहीं रह गई। तो एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको पैदल चलना चाहिए। हार्ट फेलियर के मरीज़ के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। कभी कभी जो है वो अंडर सुपरविज़न हम लोग शुरू करवाते हैं, फिर मरीज़ उसको कैरी ऑन कर लेता है। तो चलना, वॉकिंग ये ज़रूरी है हार्ट के फेलियर के मरीज़ को, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़े, उसकी जो थकान वाला मामला है वो कम रहे। वज़न घटाना पड़ेगा। देखिए, पाव भर मांस है अगर आपका, फैट है आपका, तो उसमें मान लीजिए 1 किलोमीटर की ब्लड वेसल्स काफ़ी होती हैं सप्लाई करने के लिए। अब आपने 1 पाव भर की जगह जो है 2 किलो फैट बढ़ा लिया, तो अब 2 किलो फैट को सप्लाई करने के लिए उतनी ही ज़्यादा नसें होंगी, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेसल्स बढ़ जाएंगी, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेसल्स बढ़ेंगी उतना ही हार्ट को ज़्यादा ज़ोर लगा के काम करना पड़ेगा। अब वो फेल कर रहा है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। तो बेसिकली वज़न घटाना बहुत ज़रूरी है। अपना BMI जो है वो 25 के करीब रखिए। अगर आपका BMI उससे ज़्यादा है तो वज़न घटाने की ज़रूरत है। वज़न घटाने के बहुत तरीके हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन वज़न घटाना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा आपका तो और मुसीबत है, हार्ट को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो वैसे ही फेल कर रहा है। और क्या करना है भाई? तंबाकू, सिगरेट से दूर रहना है, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर आपकी दिल की नसों पर पड़ता है। और डायबिटीज़ जो है वो आपको बहुत अच्छी कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि डायबिटीज़, बढ़ी हुई डायबिटीज़ का सीधा असर दिल की मांसपेशी पे होता है। पहले सोचते थे कि बड़ी शुगर का कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर आपका शुगर बढ़ी हुई है तो उसका सीधा असर आपकी दिल की मांसपेशी पे पड़ता है। नसें तो ख़राब होती ही होती है, हार्ट अटैक वाला मर्ज तो होता ही है, लेकिन सीधी तौर से बढ़ा हुआ ब्लड शुगर सीधे दिल की मांसपेशी पे असर करता है। कोलेस्ट्रॉल तो कम करना, तो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग बंद करनी है, वज़न घटाना है और एक्टिविटी करते रहना। तो ये आपको अपनी तरफ से ये सब चीज़ें, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं और जिसमें हम पानी का इंटेक भी जोड़ देते हैं, तो ये आपको करना है। बाकी जो दवाएं डॉक्टर साहब लिखेंगे वो आपको रिलीजियसली खानी है। ये नहीं कि हमने 1 डोज मिस कर दी, चलो 2 दिन छोड़ के देखें टाइप। जो दवा लेनी है उसको रिलीजियसली लेना। और उन दवाओं का जिक्र मैं आपसे बाद में करूँगा। कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ दवाओं के अलावा जो नए ट्रीटमेंट है हार्ट फेलियर के, उनके बारे में जिक्र करूँगा। तो आज इतने ही रखते हैं, और फिर अगले बृहस्पति को हम रखते हैं, तो अगले बृहस्पति को फिर आपसे इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या क्या दवाएं की जा सकती हैं और क्या क्या दवा के अलावा इलाज किए जा सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले थर्सडे को।